करने का तरीका क्या होता है। देखिए, जो एक तरीका आपने बचपन में पढ़ा वो तो जो तरीका था वो तो है ही, उसको तो आप भूल रहे हैं। वो तो एक छोटा सा तरीका था। शेयर इशू करने के ब्रॉडली हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। पहला होता है पब्लिक इशू, जो कि सबसे ज्यादा सबसे कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में, यानी अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए पब्लिक इशू लेकर आना, अभी तीनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। पब्लिक इशू सबसे कॉमन तरीका माना जाता है, जो भी आप सुनते हो आज तक, जितने भी आपने सुना आईपीओ एफपीओ, वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, इसको प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और आगे जाके हम लोग सेक्शन 42 पढ़ेंगे, उसके अंदर इसको हम लोग नाम देंगे प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। एक ही बात होती है। और तीसरा आता है बोनस इशू या राइट इशू। अब इसमें से जो तीसरे नंबर का है वो आपने बहुत पढ़ रखा होगा। आपने 11 12 में राइट इशू या बोनस इशू एक बार सुना होगा, पब्लिक इशू भी शायद सुना हो, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट आप लोगों ने एक बार भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो हमें देखना है, और पब्लिक इशू क्या होता है मेनली। अच्छा, इन तीनों में अंदर जाने से पहले हम लोग एक डिस्कस करें। अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी हैज ऑल थ्री ऑप्शंस, हैज ऑल थ्री ऑप्शंस, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, यानी प्राइवेट कंपनी को ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। कोई प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसको, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास में ये थर्ड वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? पब्लिक इशू का मतलब होता है व्हेन द शेयर्स और सिक्योरिटीज, व्हेन सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू पब्लिक एट लार्ज, सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू पब्लिक एट लार्ज, जब आप पूरी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हो उसको बोला जाता है पब्लिक इशू। यानी आपने किसी एक व्यक्ति को या किसी कुछ खास व्यक्तियों को शेयर्स नहीं दिए, जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी लोग हैं भारत में, उन सबको आपने ऑफर दिया कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। अभी कोई खरीदता है नहीं खरीदता है वो उसकी इच्छा है, जिसको आप लोग सुनते हो ना आईपीओ आने वाला है, इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, एफपीओ आने वाला है, वो यही होता है पब्लिक इशू। तो हम लोग पब्लिक एट लार्ज को ऑफर देते हैं, आप हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज परचेस करें। अगर आपको परचेस करनी है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑफर इज टू बी गिवन विद द पब्लिक एट लार्ज। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर वी गिव ऑफर टू सेलेक्टेड पीपल, या सेलेक्टेड पर्सन। अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा, आप लॉ में है, लॉ जब पढ़ते हैं कोई सा भी, तो वहां पे पर्सन का मतलब इंडिविजुअल नहीं होता। ये आप ध्यान रखिएगा, हम बार बार आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि जब आप लॉ पढ़ रहे हो, और ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे तभी, आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ो, बिजनेस लॉ पढ़ो, इनकम टैक्स पढ़ो, कोई सा भी लॉ पढ़ो, पर्सन की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। इसके अंदर इंडिविजुअल भी आता है, ठीक है, इसके अंदर कंपनी भी आती है, इसके अंदर फर्म भी आती है, एलएलपी भी आती है, इसमें एचयूएफ और बीओवाई सब आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लॉ में पर्सन का मतलब ये सब होता है। तो हम लोग जब यहाँ पे पर्सन वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ इंडिविजुअल को ऑफर दिया। पर्सन का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर हम लोग कुछ खास लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है क्यूआईबी। क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एलआईसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये लोग बल्क में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये आपके और मेरी तरह 10,000, 50,000, 20,000, 1 लाख रुपए के शेयर नहीं लेते। ये कैसे लेते हैं? 200 करोड़ के शेयर, 250 करोड़ के शेयर, 50 करोड़ के शेयर, 10 करोड़ के, ऐसे खरीदते हैं ये लोग। तो कंपनियां क्या करती है, सीधा इनके पास जाती है, बोले सर हमें पब्लिक एट लार्ज को इश्यू नहीं करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पब्लिक को ऑफर दें। पब्लिक को ऑफर देंगे, पब्लिक को हम लोग ऑफर देंगे, पब्लिक पता नहीं शेयर लेगी नहीं लेगी, हमें पता नहीं। तो हम लोग बजाय पब्लिक को ऑफर देने के सीधा बड़े बड़े जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके पास जाते हैं। बोले सर वो लोग क्या करते हैं, जो पैसा आप, जैसे बैंक है, बैंक में जो पैसा आप जमा कराते हो डिपॉजिट के तौर पे, उस पैसे को वो लोग भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते होंगे ना। तो वो लोग भी इस कंपनी की सिक्योरिटी में पैसा लगा सकते हैं। तो ये कंपनी खुद ही चली गई। जैसे आज मैंने अपनी डीजे लिमिटेड एक कंपनी बनाई और मैं आईसीआईसीआई बैंक के पास गया, मैंने कहा सर आपका तो 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है,
उसमें से 40-50 करोड़ मेरी कंपनी के शेयर में भी लगा दो, मैं उनको अच्छा प्राइस ऑफर करूंगा। लाइक पब्लिक को मैं शेयर इशू करता 100 रुपए पर, मैंने कहा सर मैं आपको 80 रुपए में इशू करूंगा, राइट। पब्लिक को ऑफर करता, और बाई चांस अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन, तो हम लोग क्या करते थे, प्रो राटा अलॉटमेंट करते थे, यानी जिसने जितने जितने मांगे उससे कम कम शेयर्स हम लोग उनको देते थे, ये पढ़ा था हम लोगों ने। उस अगर बाई चांस प्राइवेट प्लेसमेंट करते तो उनको ऑफर देते, बोले सर आपको 100 की जगह 80 रुपए में दूंगा, प्लस अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो आपको तो पूरे दूंगा, आपको प्रो राटा नहीं करूंगा। अगर आप पहले ही मुझे 50 करोड़ का क्या कर दो, कमिटमेंट कर दो, दोनों को फायदा है। उसको क्या फायदा है, 80 रुपए में शेयर मिल रहा है, पब्लिक को मिलता है 100 रुपए में। दूसरा फायदा उसको क्या है, कल को अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया उसको तो पूरे मिलेंगे, अगर 50 करोड़ की बात हुई तो 50 करोड़ मिलेंगे। मुझे क्या फायदा है, मैं पब्लिक पर डिपेंडेंट नहीं रहा। मेरा मेरा मान लीजिए 500 करोड़ का पब्लिक इशू है, 50 करोड़ तो आईसीआईसीआई बैंक ने ले लिया, अभी पब्लिक इशू सब्सक्राइब करे नहीं करे भाड़ में जाए, मेरा टेंशन खत्म हो गया। ऐसे ही मैं एलआईसी के पास गया, मैंने कहा सर आप 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो, 50 करोड़ मेरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दो। उनको मेरी कंपनी अच्छी लगी तो वो लोग क्या करेंगे, मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनको भी वही ऑफर दूंगा सर 80 में, बार्गेनिंग चलती है फिर इसके अंदर, बोल वो नहीं 75 में, तो सर 75 में देता हूं, लेकिन आपको फिर मेरा 100 करोड़ का लेना पड़ेगा। ठीक है 100 करोड़ का लेंगे। अब देखो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, पब्लिक एट लार्ज को ऑफर बाद में दूंगा, जब 500 करोड़ में से अगर कुछ नहीं किसी ने खरीदा तो पब्लिक को ऑफर दूंगा, मेरा 300 करोड़ बिक गया, मुझे कंफर्म है ये तो ले लेंगे मेरे से, चेक भी दे दिया उन्होंने मेरे को, आज पब्लिक इशू निकालूंगा वो 300 करोड़ उनको दे दूंगा। अब मुझे पब्लिक से कितना चाहिए, मात्र 200 करोड़ रुपए। तो ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्यूआईबीज आते हैं और आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और कौन आता है, बड़े बड़े बैंक्स, इस तरह के लोग। और कई बार इंडिविजुअल भी आते हैं, लेकिन वो सब बड़े बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट का नाम सुना है, दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, दुनिया का नंबर 1। उसको जाकर मैंने बोला सर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, उसने कर दिया। या फिर मान लीजिए मैं रतन टाटा के पास चला गया, मैंने कहा सर आप तो इतनी सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10-20 करोड़ मेरी कंपनी में भी करो। करते हैं, ये अपन को लगता है कि रतन टाटा अनिल अंबानी खाली ये मुकेश अंबानी खाली रिलायंस संभाल रहा है, ऐसा नहीं होता। मुकेश अंबानी पता नहीं 50 सैकड़ों कंपनियां छोटी छोटी जिनमें पैसा लगाता, उनके लिए 10-20-50 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी 50,000 करोड़ का मालिक है, 1 लाख करोड़ का मालिक है, उसको जाकर मैंने बोला सर मेरी छोटी सी कंपनी, उसको लगा यार कंपनी में दम तो है, तो मेरी कंपनी के 20 करोड़ शेयर, उससे उसके कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, उसके लिए चावल के दाने जैसा है, लेकिन मेरे लिए 20 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और अगर उस 20 करोड़ पे वो सालाना 1 करोड़ भी कमा रहा है तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, उसको तो कुछ नहीं करना, उसको तो बैठे रहना है, वो तो मस्त आराम से बैठा है 20 करोड़ लगाकर, उस पर अगर हर साल का 1 करोड़ रुपए भी आ रहा है, 5% भी, तो भी उसके क्या नुकसान हो रहा है। तो वो लोग करते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, आपकी 5 मिनट की मीटिंग करा देंगे, इतना ही टाइम मिलता है। रतन टाटा के साथ आपकी 5 मिनट की मीटिंग करा दी, राइट, शेड्यूल में टाइम मिल गया। आप अगर अपना प्रपोजल उनको समझा पाए अच्छे से, राइट, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया उनको, तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। रतन टाटा ने कम से कम 250 छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 250 स्टार्टअप के अंदर। सोचो आप, पता नहीं कितनी, एक वो आती है ना कंपनी दवाइयां बेचती है, क्या नाम है उसका, एक दवाई बेच, उस कंपनी में अभी भी इन्वेस्टमेंट करा रतन टाटा ने, बड़ी अच्छी कंपनी है यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, ऑनलाइन दवाइयां सेल करती है, फार्मेसी इंडिया नहीं, एक और है ऐसी है, एक फार्मेसी जैसी एक और कंपनी है 1mg, 1mg के अंदर टाटा ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रतन टाटा ने खुद ने इन्वेस्टमेंट करा है। अभी रतन टाटा के क्या फर्क पड़ता है, 50-100 करोड़ रुपए से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी 5 लाख करोड़ का मालिक है उसके लिए 10-20 करोड़ रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सोचो 1mg वाले को 10-20 करोड़ रुपए कितना इंपॉर्टेंट है, वो 10-20 करोड़ रुपए से उसने कितना बड़ा बिजनेस बना लिया। तो आप ये सारा काम हम किस में करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट में करते हैं, राइट। और बोनस या राइट इशू क्या होता है, राइट इशू मैं अलग अलग लिखता हूं दोनों को ना, बोनस इशू राइट इशू को अलग अलग लिखते हैं, है तो एक ही चीज में लेकिन हम लिखेंगे अलग अलग। पहले हम बात करते हैं राइट इशू। राइट इशू को इधर वैसे तो लिखना ही नहीं चाहिए अलग से, क्यों, एक्चुअल में राइट इशू इधर आता है, मैं कैसे लिखता हूं इसको देखो। पब्लिक इशू निकाला आपने, इस पब्लिक इशू में जो पहला ऑफर जाता है, फर्स्ट ऑफर, इट इज ऑलवेज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसका मतलब जब कंपनी ने पहली बार, मतलब पहली सबसे फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू निकाला होगा, फर्स्ट टाइम, जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, ये आईपीओ एफपीओ। आईपीओ मतलब फर्स्ट पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। जब कंपनी ने पहली बार आईपीओ निकाला होगा तब कभी भी राइट इशू नहीं होता, तब तो ओपन पब्लिक को दे रहे हैं, तब तो किसी को क्या। एक बार आईपीओ आ गया, फिर कंपनी ने दोबारा एफपीओ निकाला, नहीं समझ में आया। कल हमने कहा था कि कंपनी ने अपनी ऑथराइज, यहां तक तो क्लियर है, कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल फिक्स कर ली
500 करोड़ शेयर्स, 500 करोड़ रुपए, 50 करोड़ शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर। कल पढ़ा था हम लोगों ने। ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है कि हमारे 50 करोड़ शेयर्स है और 10 रुपए का एक शेयर है, हमारा टोटल 500 करोड़ रुपए का कैपिटल है। यानी पूरी लाइफ में हम लोगों से 500 करोड़ रुपए लेंगे। अब मैं चाहे वो पब्लिक इशू के थ्रू लूं, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लूं, चाहे राइट इशू से लूं, तो कोई मतलब नहीं है। मैंने टोटल 500 करोड़ रुपए का कैपिटल लोगों से लेना है। मुझे अभी लगा यार अभी मेरे को 10 करोड़ रुपए ही चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, सॉरी 100 करोड़ ले लेते हैं, 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैंने 10 करोड़ शेयर 10 रुपए वाले पब्लिक में इशू करे। लोगों ने ले भी लिए मेरे शेयर, बात खत्म हो गई। 100 करोड़ रुपए मेरे पास आ गया, बिजनेस चल रहा है। 5 साल बाद मेरे को लगा यार थोड़ा और पैसा चाहिए, तो ये 100 करोड़ से कुछ हो नहीं रहा है, और पैसा चाहिए। आपने फिर 10 करोड़ शेयर इशू करने का सोचा, ये एफपीओ है, ये एफपीओ है। इस एफपीओ में पहले हम सबसे पहले हम ऑफर किसको देते हैं? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि तुम ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर हो, हम लोग दोबारा से शेयर निकाल रहे हैं, तुमको अगर और शेयर चाहिए तो बोलो, पहले तुम्हें देंगे। तुम मना कर दो कि नहीं हमें नहीं चाहिए, फिर बाद में पब्लिक एट लार्ज को देंगे, क्योंकि पहला ऑफर उनको मिलना भी चाहिए। अगर आपने पब्लिक इशू में, जो कि एफपीओ के अंदर होगा, उसमें अगर आपने अपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया, पहला देते ही है, इसको बोला जाता है राइट इशू, ठीक है। और फिर रिमेनिंग किसके पास जाता है? पब्लिक के पास। अब थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। आप जितना ज्यादा ध्यान से सुनते जाएंगे उतना क्लियर होता जाएगा। दोबारा से सुनो सारा। अब सबसे मान लीजिए मेरी कंपनी बनी डीजी लिमिटेड। इस डीजी लिमिटेड ने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल रखी 50 करोड़ शेयर्स। मैं सारी चीजें एक साथ क्लब करके बता रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल में, और सारी पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं। राइट इशू को भी इंक्लूड कर रहा हूं, ये राइट इशू आ गया। मेरी कंपनी डीजी लिमिटेड आज बनी, ठीक है। डीजी लिमिटेड यानी ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी तो मेरे पास तीनों ऑप्शन है, पब्लिक कंपनी के पास तीनों ऑप्शंस होते हैं। मैंने आज अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल रखी 50 करोड़ शेयर्स, 10 रुपए का एक ईच, यानी 500 करोड़। इसका मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ में लोगों से 500 करोड़ रुपए ले सकता हूं। अब वो 500 करोड़ रुपए चाहे मैं पब्लिक इशू ला कर लूं, चाहे मैं प्राइवेट प्लेसमेंट से लूं, चाहे मैं राइट इशू से लूं, राइट। मैंने कंपनी बना ली, और कंपनी बनाते हमने जैसा आपको कहा था कि कंपनी बनाते आपको 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, बिना 7 मेंबर्स के पब्लिक कंपनी नहीं बनेगी। एक बार तो ये 7 मेंबर्स थोड़े थोड़े शेयर ले लेते हैं, वो तो लेने पड़ेंगे। तो मैं, रविंद्र सर, पवन सर और पुनीत सर, हम सबने मिलकर 7 लोग इकट्ठे हो गए, और सबने क्या कर दिया, सबने 1-1 लाख रुपए यानी 10-10 हजार शेयर सबने ले लिए, 10 रुपए वाले, यानी 1 लाख रुपए। और हम 7 मेंबर्स हैं, तो कंपनी में कितने आ गए? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए से हमने कंपनी चालू कर दिया। अब हमारे कितने शेयर से टोटल ऑथराइज कैपिटल? 50 करोड़, राइट। 50 में से कितने शेयर्स कम हो गए? 70,000 शेयर्स कम हो गए। 50 करोड़ शेयर में से 70,000, यानी अब हमारे पास बच गए 49 करोड़ और 99,30,000 शेयर्स, ये हमारे पास बचे। आप जब भी कभी नई कंपनी देखोगे ना, आप उसमें देखना ऑथराइज्ड कैपिटल में इतने सारे शेयर होंगे, इश्यूड में इतने से ही होंगे। कंपनी आज तो बनी है, बनते ही थोड़ी ना लोगों से पैसे मांग लूंगा, और मांग भी लूंगा तो मुझे पैसा देगा कौन? आज मैं डीजी लिमिटेड बना लूं और मैं पब्लिक ऑफर निकालूं, मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा कौन? मुझे जानता कौन है? और मैंने करा क्या है अभी तक ऐसा? तो अभी कोई नहीं देगा पैसा, कोई बात नहीं। अभी हम 7 मेंबर है, 70 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हमारे पास आ गए, हमने बिजनेस चालू कर दिया। धीरे 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 हमारा बिजनेस चलता रहा, चलता। अभी हम 7 ही लोग हैं। अभी हम 7 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मिनिमम 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी में चाहिए होते हैं, उसके बिना पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। अब कंपनी चल रही है धीरे धीरे, साल 2 साल 4 साल, हमारी कंपनी ग्रो करने लग गई, बढ़िया कंपनी हो गई। अब इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है हमारी कि आज लोग हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं, और हमारे पास लोगों को बताने के लिए है कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स क्यों खरीदें। आज बताना पड़ेगा, देखो हमको 5 साल हो गया बिजनेस करते हुए, हमारे पास इतना प्रॉफिट है, इतनी एसेट है, इतनी कंट्रीज में हमारा बिजनेस है, या इतनी स्टेट्स में हमारा बिजनेस है, इतना हमारा टर्नओवर है, ये हम लोगों को बता सकते हैं। अब हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है। हमने कहा यार ये 70,000 शेयर से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये 70,000 शेयर्स अपन ने इशू कर रखे, अपने पास कितने शेयर और पड़े? 49 करोड़, राइट। 99,30,000 शेयर अपने पास पड़े हुए। अपन कैपिटल और मिल जाए तो बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब हम लोगों के पास गए कि सर हम लोग 10 करोड़ शेयर्स इशू करना चाहते हैं। चलो 10 करोड़ नहीं करते, बैलेंस वाला 9 करोड़ 99 लाख और 30,000, ये बचे हुए शेयर्स इशू कर देते हैं, राउंड फिगर में आ जाएगा ना। बोले हम ये शेयर पब्लिक को इशू करना चाहते हैं, और ये 9 करोड़ 99,30,000 शेयर इशू करके हम लोग चाहते हैं कि लगभग हमारे पास 99 करोड़ और 30 लाख रुपए आ जाए। 99 करोड़ 30 लाख रुपए हमारे पास आ जाए। ये पैसा हम लोग लोगों से लेना चाहते हैं। कितना बढ़िया मजा आ जाए। 93 लाख, सॉरी
99 करोड़ 93 लाख रुपए हम लोगों से लेना चाहते हैं। अभी ये 99 करोड़ 93 लाख लोगों से लेने के लिए हमें 9 करोड़ 99 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब ये शेयर्स इशू करने का तरीका क्या है? पहला, हमने पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया, इसको आप बोलते हैं ना आईपीओ, पब्लिक इशू आने वाला है। कभी अखबार पढ़ते होंगे आप लोग, तो अखबार में चौथे पांचवें पेज पर आता है, बड़ा सा ऐड आता है कंपनी का। कोई बात नहीं, अब की बार जब आईपीओ आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा, घर जाके अखबार देखना, बड़ा सा ऐड होता है, उसमें कंपनी ऑफर देती है कि हमारी कंपनी शेयर्स लेकर आ रही है, आप लोग खरीदे। टीवी पर ऐड आएगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं सड़कों पर। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर है तो आपके पास आपके आपके जो ब्रोकर है उसका मैसेज आएगा, जहां आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है उसका आपके पास मैसेज आएगा। आते रहते हैं लोगों को इसे बोलते हैं प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट करना। तो हमने लोगों को प्रमोशन करा, एडवर्टीजमेंट करा और फिक्स कर दी, बोले 15 फरवरी को हमारा पब्लिक इशू आने वाला है। अब जिस जिसको शेयर लेने में इंटरेस्टेड है वो हमारे को एप्लीकेशन दे दे। एप्लीकेशन के साथ पैसे, बचपन में पड़ा था ना, एप्लीकेशन के साथ 2.5 रुपया दिया, 3 रुपया दिया। आजकल कंपनी पूरा पैसा मंगा लेती है, कंपनी वो 2.5 रुपये 3 रुपये का चक्कर रखती नहीं, पूरा 10 रुपये मंगा लेगी। मंगा लिया, सारे शेयर बिक गए हमारे। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया कोई बात नहीं, प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे, लेकिन इशू तो 9 करोड़ 99 लाख शेयर ही करेंगे। कर दिया हमने इशू बढ़िया तरीके से। हमारे पास अब वापस से 7 लाख तो पहले से ही थे हमारे पास, और पैसे आ गए। अभी हमारे पास कैपिटल कितनी हो गई? 1 करोड़ 10 करोड़ शेयर्स ऑफ 10, ये इशूड कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल है इस में अभी। और यही सब्सक्राइब्ड भी है, क्योंकि हमने जितने शेयर इशू करे उतने लोगों ने ले भी लिए। तो हमारा आज ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 50 करोड़ शेयर्स, 10 रुपए वाला 500 करोड़। हमारा इशूड कैपिटल कितना है? 10 करोड़ शेयर्स। 10,000 70,000 तो हमने पहले ही ले लिए थे, बाकी हमने पब्लिक इशू करे। और पूरे सब्सक्राइब्ड भी है, पूरा पेडअप भी है। तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेडअप तीनों बराबर है, करेक्ट। अब फिर बिजनेस हमारा बहुत बढ़िया चला। अब हमको लगा यार 10 करोड़ शेयर इशू हो चुके हैं, अपन और 5 करोड़ निकालते हैं, क्योंकि अपने को और पैसा मिले तो अपन अपना बिजनेस विदेशों में भी लेके जा सकते हैं। हमने फिर 5 करोड़ शेयर्स निकाले, कोई पब्लिक में ऐड, लेकिन नहीं, अब की बार पहले उन 10 करोड़ शेयर्स वालों को ऑफर दिया जाएगा। बोले हम 5 करोड़ और निकाल रहे हैं, तो मैं अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो करूं। क्योंकि देखो, इन्होंने आपकी कंपनी में पैसा तब लगाया जब आपकी कंपनी बिगिनिंग कर रही थी, जब आपकी कंपनी ने पहली बार लोगों से पैसा लिया, जब लोग डर रहे थे आपकी कंपनी में पैसा लगाने में। आज तो रिलायंस में सब पैसा लगाना चाहते हैं। जब रिलायंस बना तब कौन लगाना चाहता था? तब कोई लगा। तो जिन लोगों ने उस समय रिस्क लिया तो उनको आज पहला ऑप्शन मिलना चाहिए ना। तो कंपनी कहती है, बोले देखो हम 5 करोड़ शेयर्स और निकाल रहे हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ले लो। आप कह दो कि नहीं चाहिए, तो हम ये ऑफर किसको देंगे? पब्लिक एट लार्ज। इसको बोलते हैं राइट इशू। ये जो फर्स्ट ऑफर आपने दिया ना अगली बार, वो कहलाता है राइट इशू। राइट इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देना। आई बात सर में? अगर उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं सर, मान लो उनमें से 1.5 करोड़ शेयर ही बिके, 5 निकालने थे, 1.5 ही बिके, एग्जिस्टिंग वालों ने 1.5 ही लिए, बहुत अच्छी बात है। अब 3.5 करोड़ रुपए आप किसको दोगे ऑफर? पब्लिक। और बकायदा जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है उसमें लिखा रहता है कि कंपनी का ये एफपीओ है, आईपीओ नहीं, एफपीओ। और हम 5 करोड़ शेयर निकाल रहे हैं, और एप्लीकेशन तो सब लगा दो, लेकिन पहले हम किसको देंगे? एग्जिस्टिंग को। उन्होंने मना कर दिया तो आपको मिलेगा, वरना आपका पैसा वापस कर देंगे आपको। ये उसमें लिखा रहता है, ऐसे कुछ चोरी चोरी चुपके चुपके करने वाला काम नहीं होता। ओपन अप, राइट। अच्छा, अब इसी सिचुएशन को चेंज करो। कंपनी ने यहां से चालू हुई, 70,000 शेयर हम 7 लोगों ने ले लिए, 7 लाख रुपया कंपनी के पास में आ गया। अब कंपनी को आज पब्लिक इशू निकालना है, या कंपनी को बाकी 9 करोड़ 99 लाख शेयर्स इशू करना। कंपनी ने सोचा यार पब्लिक में जाएंगे, पता नहीं पब्लिक खरीदे ना खरीदे, नई कंपनी है भाई। आप कंपनी को 5 साल हो गए, लेकिन लोगों के लिए तो नई कंपनी है ना, क्योंकि आप पहली बार ऑफर निकाल रहे हो। तो कंपनी ने सोचा अपन सीधा क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट पर जाके बड़े बड़े बैंकों से बात करते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से बात करते हैं। वो लोग अगर अपने शेयर ले ले तो अपन काहे के लिए पब्लिक? क्योंकि देखिए पब्लिक इशू थोड़ी माथापच्ची का काम तो है, इसमें क्या बहुत ज्यादा माथापच्ची होती है। माथापच्ची बहुत इसलिए होती है क्योंकि आपको जो है ना लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। टीवी पर ऐड दो, न्यूज़पेपर में ऐड दो, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है जिसके पास सारा पैसा आएगा। लोगों से पैसा लो, आप कोई 100 शेयर ले रहा है, कोई 500 शेयर ले रहा है, कोई 1000 शेयर ले रहा है, कोई 10,000 शेयर ले रहा है। छोटा बिक तो सारे जाएंगे, पर छोटे छोटे। वहां पे सीधा आईसीआईसीआई बैंक आपके सीधे आधे शेयर ले लिए उसने। आपको कितना निकालता? 5 करोड़, उसने 2.5 करोड़ शेयर्स ले लिए सीधे, जनरली खत्म। दूसरे बैंक के पास गए, उसने उसने 50 लाख शेयर ले लिए, किसी और ने 1.5 करोड़ शेयर ले लिए, रतन टाटा ने 40 लाख शेयर ले लिए, अंबानी ने 20 लाख शेयर ले लिए। मेरा तो काम हो गया, 8-10 लोगों में ही मेरा पूरा हो गया। तो मैं काहे के लिए पब्लिक इशू पे जाऊंगा? तो आपने पब्लिक इशू के ऑप्शन को ना चुनकर प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑप्शन चुना। आपने कहा यार हम प्राइवेट प्लेसमेंट करें।
वो भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में राइट इश्यू नहीं होता। आप दूसरी बार भी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो भी राइट इश्यू नहीं आएगा। राइट इश्यू सिर्फ किस में जाता है? पब्लिक इश्यू। समझे आप मेरी बात? यानी हमने 10 लाख शेयर्स, ये 9 करोड़ शेयर इश्यू करे, पूरे प्राइवेट प्लेसमेंट में बिक गए, बहुत बढ़िया। अब आपने फिर 5 करोड़ शेयर निकालने का सोचा, तो आपने सोचा प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, तो इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर नहीं जाता, तो हम किसी को भी ऑफर दे सकते। राइट इश्यू सिर्फ किस में जाता है? पब्लिक इश्यू। आ रहा है समझ में? और आखिरी आता है बोनस इश्यू। बोनस इश्यू कुछ नहीं होता, उससे कंपनी को कभी भी पैसा नहीं मिलता। बोनस इश्यू में शेयर तो इश्यू होते हैं पर पैसा कभी भी नहीं मिलता। ये राइट इश्यू तो मैं यहीं पे मार्क कर देता हूं, ठीक है। बोनस इश्यू का मतलब क्या होता है? ये तो कंपनी में प्रॉफिट इकट्ठा होता जा रहा है। कल मैंने बताया था क्लास के अंदर कि इक्विटी और प्रीफरेंस में क्या फर्क होता है। प्रीफरेंस को एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, 7% 8% जो भी उनका रेट है, उतने रुपए का आपको डिविडेंड मिल जाएगा, बात खत्म। बाकी सारा बचा हुआ पैसा किसका होता है? इक्विटी पूरा। जैसे मान लीजिए इस साल कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाया, 100 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट है, हमारा प्रीफरेंस शेयर्स जो है वो है 10 करोड़ रुपए के, और 7% वाले 7% प्रीफरेंस शेयर्स टोटल 10 करोड़ के, तो उनका डिविडेंड कितना बना? 70 लाख रुपए मात्र। हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 100 करोड़। 100 करोड़ में से उनको 70 लाख रुपए दो, बोले बाहर निकलो, तुम्हारा हो गया। तुमको हर साल डिविडेंड चाहिए, लॉस हो रहा है तो भी डिविडेंड चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो भी डिविडेंड चाहिए, तो उतना ही मिलेगा जितना है, तो उनको 70 लाख रुपए देकर विदा करो। अभी बाकी जो 99 करोड़ 30 लाख बचा वो किसका है? इक्विटी का है, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं करते कि इक्विटी को पूरा 99 करोड़ 30 लाख आप ही का है, आप ही का है। घर में पापा पैसे लेकर आते तो पापा सारे थोड़ी ना खर्च कर देते, थोड़ा सा सेविंग करते ना। पर सेविंग करने से वो किसी बाहर वाले का थोड़ी ना हो जाता, रहता तो आप ही का ही है। सेविंग काय के लिए करा? कोई फ्यूचर कॉन्टेंजेंसी नहीं आई, भगवान ना करे कोई कॉन्टेंजेंसी है, नहीं आई, तो वो पैसा आपका ही है, आप ही यूज करोगे। इसी तरीके से 99 करोड़ 30 लाख रुपए बच गया, उसमें से इक्विटी को हमने 20 करोड़ रुपए दे दिया। इस साल 20 करोड़ रुपए एंजॉय करो, राइट। 25 दे दिया, जो भी देना है आपको, राइट, क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड हर साल डिक्लेयर होता है। मैंने कल बताया था आप लोगों को, इक्विटी का डिविडेंड हर साल डिक्लेयर होगा। हमने उनको उसमें से 29,30,000 दे दिया, 70 करोड़ को उठाकर हमने रख दिया। अगले साल फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रीफरेंस को दिया, थोड़ा सा इक्विटी को दिया, फिर बचा हुआ अभी जुड़ता जा रहा है। ये कितना हो गया? 450-500 करोड़ रुपए हो गया। है तो इक्विटी का ही, बाहर वालों का तो नहीं है। क्यों इकट्ठा किया था? कभी फ्यूचर में कंटिजेंसी आ जाए। अब लगा हमको यार 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अब फ्यूचर में कंटिजेंसी आएगी भी तो कितना चाहिए? 100-200 करोड़ रुपया चाहिए, 300 करोड़ रुपया चाहिए। तो ये जो इतने सालों से इकट्ठा करते हुए ला रहे हो, जो इक्विटी का है, इक्विटी को दो उनको, वो बेचारे भी इंतजार कर रहे हैं कितने सालों से। 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, 300 करोड़ आपको हद मार के 300 करोड़ चाहिए, तो 200 करोड़ तो बांटो उनको। अब उनको 200 करोड़ कैसे बांट सकते हैं? बहुत सारे तरीके। पहला, उनको डिविडेंड दे दो, बोले लो पैसा लो, बहुत बढ़िया करा आपने। दूसरा तरीका होता है, बोले उनसे पूछते हैं कि आपको डिविडेंड चाहिए क्या? डिविडेंड चाहिए तो कैश मिल जाएगा, 200 करोड़ बांट देंगे कैश में। दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि बोले आपको हम लोग थोड़े से शेयर दे देते हैं फ्री में, और जो पैसा आप हमें देते वो हम आपके डिविडेंड में से काट लेते हैं। नहीं समझे? एक ही बात है। अभी मैं 200 करोड़ उनको बांटूं, फिर मैं शेयर इश्यू करूं, फिर वो मेरे शेयर लेंगे, मुझे पैसा देंगे। तो हमने कहा कि ये 200 करोड़ रुपए के बदले में फ्री शेयर ले लो, और इस 200 करोड़ रुपए के रिजर्व को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसको हम कैपिटल मान लेते हैं, राइट। तो हमने क्या करा? 200 करोड़ रुपए, राइट, डिवाइडेड बाय 10 रुपए, यानी 2 करोड़ शेयर हो गए। आप ये देखो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं। मान लीजिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है हमारे 4 करोड़, तो इसका मतलब हो गया 2:1, यानी जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर फ्री मिल जाएगा। अब मान लीजिए निहारिका के पास में 100 शेयर है, तो हम आपको 50 शेयर दे देंगे। 50 इंटू 10, आपसे हम कितना पैसा लेते? हम आपसे लेते 500 रुपए, अब नहीं लेंगे। वो जो रिजर्व में सरप्लस पड़ा है ना, उसमें से 500 रुपए उठाकर किस में डाल देंगे? कैपिटल में। तो आपका ही था। हम आपको पहले बोनस बांट दें, फिर आपको शेयर इश्यू करके आपसे पैसा लेते, हमने सीधा ही कैपिटल में डाल दिया। तो रिजर्व से उठाकर किस में डाल दिया? कैपिटल में। आपको 50 शेयर दे दिए हमने। ऐसा सब शेयर होल्डर के साथ में करते, इसको बोलते हैं बोनस। इससे शेयर तो इश्यू होते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। आता है कैपिटल में आ जाएगा, मतलब पब्लिक से नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस से उठ के कहां चला गया? कैपिटल में आ गया, राइट। इसको बोला जाता है बोनस इश्यू। इसके अलावा शेयर इश्यू करने के कोई तरीके नहीं होते। शेयर इशू करने के इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। दिस इज द ओनली वे टू इशू द शेयर, राइट। इसको नोट डाउन करोगे क्या? अरे इसको नोट डाउन करोगे क्या? करो करो, फटाफट फटाफट करो, जल्दी जल्दी जी। तो उसके बाद फिर तुम्हारी दूसरी क्लास होगी, हाँ वो देख लो।
हो गया। चलो अब देखते हैं पब्लिक इश्यू अगर हमें करना है तो पब्लिक इश्यू करने के लिए हमें किस तरीके से प्रॉस्पेक्टस निकालना पड़ेगा। बचपन में कभी आपने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा आप लोग के काम की नहीं है अभी तो, इस वाले लेवल पे तो क्या। अब हम बात कर रहे हैं खाली पब्लिक इश्यू की, क्योंकि ये जो बोनस इश्यू है, ये राइट इश्यू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती। देखो बोनस इश्यू में तो कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं, आपको बस बुक्स में एंट्री ही करनी है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बुक्स में खटाखट एंट्री करनी है, रिजर्व से पैसा उठाकर शेयर कैपिटल में डालना है, शेयर्स लोगों को इश्यू करना है, डीमेट अकाउंट में डाल दो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। राइट इश्यू के लिए अलग से कुछ नहीं होता, जो हम पब्लिक इश्यू के लिए पढ़ रहे हैं वही। अभी आपने देखा ना, राइट इश्यू तो पब्लिक इश्यू का ही पार्ट है, तो राइट इश्यू के लिए अलग से कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। पब्लिक इश्यू में जो पढ़ा रहा हूं उसी में। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए फॉर्मेलिटीज है, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत इजीली होता है, 4-5-10 लोगों को तो देने का है, उनको जाकर ऐसा ऑफर देते हैं। शेयर इशू करने की एंट्री जो बचपन में आपने पढ़ी 11वीं-12वीं में, वही एंट्रियां होती हैं, कोई नई एंट्रीज नहीं होती हैं। वो पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट की एंट्री हो जाएगी। लेकिन पब्लिक इश्यू निकालते रहे, उसके अंदर बहुत फॉर्मेलिटीज है। पब्लिक इश्यू में बहुत फॉर्मेलिटीज है। अब पब्लिक इश्यू में क्या फॉर्मेलिटी है? पब्लिक इश्यू में सबसे पहली फॉर्मेलिटी है कि पब्लिक इश्यू मस्ट बी थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्या आपने पढ़ा होगा बचपन में, प्रोस्पेक्ट, इट मस्ट बी थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही पब्लिक इश्यू हो सकता है, वरना हो ही नहीं सकता। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हो कि हम डीजी लिमिटेड, हम अपने शेयर्स निकाल रहे हैं 9,99,70,000, 30,000, आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। लोग पूछेंगे भाई तू है कौन, है कौन? देखो डीजी लिमिटेड, अरे हम जानते ही नहीं डीजी लिमिटेड के बारे में, और सच में नहीं जानते, क्योंकि डीजी लिमिटेड जैसी तो करोड़ों कंपनियां भारत में है। तो मुझे उनको पहले बताना पड़ेगा ना। कैसे बताऊं मैं कि मैं क्या हूं, मैं कैसे बताऊं कि मैं कब बना, कैसे बना, मैंने क्या बिजनेस करा। आप इसे बोल के नहीं बता सकते। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का पर्पज ही क्या है? कंपनी के बारे में पूरी डिटेल लोगों तक, इतनी मोटी बनती है प्रोस्पेक्टस, आराम से 400, 500, 1000 पेज की। ब्रोशर मिलता है ना, एक बुकलेट सी मिलती है। वो बुकलेट क्या बताती है? ये आप इस स्कूल में एडमिशन क्यों लें, क्योंकि इस स्कूल में क्या है। वो बिल्कुल वैसा ही कॉलेज में जाते तो हम लोग एग्जामिन, वो एडमिशन फॉर्म तो 1 पेज का होता है, और वो पूरा मिलती है ना किताब, वो इसी तरीके इसमें सेम बिल्कुल वैसा ही है। इतनी मोटी किताब होगी, उसमें लास्ट में एक फॉर्म लगा होगा, जिसको ऐसा फाड़ के अलग करो, भरो, चेक बनवाओ, जितने शेयर्स आपको लेने, जैसे आपको 500 शेयर लेने तो 5,000 का चेक बनवाओ, इस फॉर्म के साथ अटैच करो और कंपनी को पोस्ट करो। वो इतनी मोटी जो प्रोस्पेक्टस दी है, वो आपको इसलिए दी है कि आप कंपनी के बारे में जान सके। तो इस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी डिटेल होती है, कंपनी की पूरी हिस्ट्री, कंपनी की पूरे बिजनेस की परफॉर्मेंस, सब कुछ कंपनी के बारे में जो भी आप जानना चाहते हो वो सब आपको मिलेगा इसके अंदर। मैं डिटेल तो नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि डिटेल आपके काम की नहीं है, बस मैं इतना लिख रहा हूं, प्रोस्पेक्टस इट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट कंपनी। अच्छा, ये तो मैंने लिखा शॉर्ट में, रुको रुको, लिख रहे हो उसको, मत लिखो वो पूरा, वो लिखो वैसे ही लिखना जैसे सीक्वेंस में चल रहा था, ठीक है। डिटेल्स अबाउट कंपनी। अच्छा, मैं यहां पर एक क्या लिख रहा हूं, व्हाट डिटेल्स, व्हाट डिटेल्स। वैसे तो आप ये याद रखोगे सारे डिटेल्स, फिर भी मैं क्या लिख रहा हूं, व्हाट डिटेल्स एज सेट आउट बाय सेबी। सेबी का नाम सुना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एज सेट आउट बाय सेबी, जो जो डिटेल सेबी ने बोली वो सब, सेबी ने पूरी लिस्ट बना रखी, बोले सब जाना चाहिए। और प्रोस्पेक्टस बनाने के बाद पहले सेबी को भेजना पड़ता है, सेबी चेक करता है ओके है या नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं आप मुंह उठाए और प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, तो भारत में कोई भी कर लेगा। सेबी काहे के लिए है? सेबी है ही इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। कई बार कंपनी क्या करती है, गलत जानकारी दे देती, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गलत जानकारी देती है कि कंपनी में वो सब है ही नहीं, फिर भी कंपनी ने गलत जानकारी दे दी। हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो हमने क्या बोला, सेबी ने बोला, बोले ये सब डिटेल डालो प्रोस्पेक्टस के। जब तुम्हारा पूरा बन जाए प्रोस्पेक्टस, उसका एक ड्राफ्ट बनाकर हमको भेजना, हम लोग पढ़ेंगे। चेक भी करता है सेबी, आपने जैसे पिछले 4 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाले या 5 सालों के, जनरली 5 सालों के डालने पड़ते हैं, तो सेबी चेक करता है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिगर सही लिया नहीं लिया, और डिटेल में चेकिंग होती है। ये प्रोस्पेक्टस हम लोग इशू करेंगे, इसके बेसिस पर लोग आपके शेयर को सब्सक्राइब करेंगे। प्रोस्पेक्टस में लास्ट में एक फॉर्म रहेगा,
बताया ना अभी मैंने। वो फॉर्म फिलअप करो, चेक लगाओ, कंपनी को भेजो, शेयर मिले तो ठीक, नहीं तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। डोंट वरी, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। यदि कंपनी को आपने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, चेक भेजा, कंपनी नहीं इश्यू कर पाई क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था, प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, प्रोराटा में कुछ लोगों को हम लोग नहीं भी देते, उनको इग्नोर कर देते ना, तो उनका पैसा वापस आ जाएगा, राइट। ये प्रोस्पेक्टस कितने टाइप का होता है वो हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट मैं यहां पर बता रहा हूं साइड में। नोट क्या है? नोट ये है, पब्लिक इशू इज गवर्न्ड बाय, हमारे इंडिया में पब्लिक इशू को कौन 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 से एक्ट कंट्रोल करते हैं? पहला कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनी के अलावा कोई पब्लिक इशू निकाल ही नहीं सकता, तो कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा एक एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं रेगुलेशन एक्ट 1956। इसी के साथ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट रूल्स 1957। ये आपको पता है हर एक्ट के साथ में रूल्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो उसके साथ में है इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये पता है आप लोगों को। इसी तरीके से सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के साथ में रूल्स है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट रूल्स। तीसरा सेबी एक्ट, सेबी एक्ट 1992, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें सेबी है। सेबी, ये आपको पब्लिक इश्यू वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ये इसको हल्के में मत लेना। सेबी ऐसा गला दबा के रखता है कंपनीज का, बिल्कुल ऐसा। पेटीएम के शेयर, अभी पेटीएम का आईपीओ आया था, पेटीएम को चलते हुए कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए, तब जाके आईपीओ। देखो पब्लिक कंपनी कब बनी? वो 2013 में तब बनी थी। पब्लिक इशू निकाला कब? 2021 में। 9-9 साल लग जाते हैं कंपनियों को आईपीओ लेकर आने के लिए। ऐसे थोड़ी कि आज अपने कंपनी बनाई और पब्लिक इशू निकालते, कौन लेगा आपके शेयर्स? फिर भी पेटीएम का हाल क्या हुआ? शेयर जिस दिन इशू हुआ, 100 रुपए का शेयर है, मार्केट में बताए कितने में बिक रहा था? 70-80 रुपए में, 85 रुपए में। हालत खराब हो गई क्योंकि सेबी ने उसकी प्रोस्पेक्टस में 50 गलतियां निकाल दी। सेबी को पता था प्रोस्पेक्टस के अंदर फर्जीवाड़ा कर रहा है, साला कंपनी को दिखा रहा है ऐसा जैसे कितनी बड़ी है, और लोगों को लगता भी होगा, लेकिन बोले सेबी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। आप और मैं क्या करते हैं? हम लोग कंपनी की मार्केट इमेज देख, रेपुटेशन नहीं, इमेज। आप और हमारी प्रॉब्लम क्या है? वो पेटीएम है और क्या शानदार कंपनी, पेटीएम कंपनी, वाह। आपको पेटीएम का इमेज नजर आ रहा है, पर सेबी इमेज नहीं देखता। सेबी कह रहा है इमेज गई तिल लेने, वो तो तुमने भी बना दिया, आजकल सोशल मीडिया से बन जाती है इमेज। हमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही चाहिए, जो है वही दिखाओ लोगों को। अगर डूब रहे हो तो डूब रहे हो, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील, सब लॉस में चल रहे हैं। आज अगर स्नैपडील, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पब्लिक इश्यू लेकर आना, बिकेगा ही नहीं। अब आपके और मेरे लिए अमेजॉन कितनी बड़ी कंपनी, आपके और मेरे लिए फ्लिपकार्ट कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन जब आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, इट इज कंटिन्यूसली इनकरिंग लॉसेस। अब सेबी के पास जाएगा, प्रोस्पेक्टस बनाकर, सेबी देखेगा लॉस थे पिछले 5 सालों में, हाँ तो लॉस ही दिखाए ना प्रोस्पेक्ट, हाँ आप तो इशू कर दे। अगर लॉस होने के बाद भी लोग तेरे शेयर लेने को तैयार है तो हमें क्या दिक्कत है? लोगों को की मर्जी। प्रॉफिट होने के बाद ले रहे, लोगों की मर्जी। हमें तो बस इस बात से कंसर्न है कि जो एक्चुअल में है वही दिखाए, वो डिविएट नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये 3 एक्ट है विच कंट्रोल्स इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंट्री। प्रोस्पेक्टस की हम बात करेंगे, प्रोस्पेक्टस कौन कौन सी होती है। देखिए प्रोस्पेक्टस के बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑल्दो कॉमनली प्रोस्पेक्टस तो बहुत ज्यादा नहीं जाती कॉमनली। पहले हम बात करते हैं कॉमन प्रोस्पेक्टस की। सबसे कॉमन प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सबसे कॉमन प्रोस्पेक्टस होता है रेड हेरिंग। एक रेड हेरिंग, ध्यान सुनिएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट आपने सुना बहुत बार होगा लेकिन देखा नहीं होगा। और इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद निकलता है फाइनल प्रोस्पेक्टस। मैं आपको बताता हूं कैसे। जिस दिन किसी कंपनी का पब्लिक इशू आएगा ना, आप अब रोज अखबार ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। अब अखबार तो पढ़ते ही होंगे मेरे हिसाब से। उस अखबार, अभी तक क्या आपका ध्यान नहीं जाता था क्योंकि आपने ये पढ़ नहीं रखा था ना, तो आपका ध्यान कभी गया नहीं। जब कभी भी किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला होगा या एफपीओ आने वाला होगा, तो न्यूज़पेपर में ऐड आता है वो कंपनी, क्योंकि लोगों को, पूरे भारत के लोगों को बताओगे कैसे हम पब्लिक इशू, मैं तो जयपुर की छोटी सी कंपनी डीजी लिमिटेड, पूरे इंडिया के लोगों को कैसे बताऊंगा कि मैं पब्लिक इशू लेकर आने वाला हूं? और जब तक लोगों को बताऊंगा नहीं तो लोग मेरे शेयर खरीदेंगे कैसे? लोगों को तो बताना पड़ेगा। तो मुझे पूरे भारतवर्ष के न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है कि सर हम लोग पब्लिक इशू लेकर। आप अब की बार अखबार में देखना,
दो प्रोस्पेक्टस, ये एक ही प्रोस्पेक्टस के दो हिस्से हैं, मतलब पहले वो फिर वो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि आप लोगों को प्राइस मत बताओ, लोगों को आप प्राइस बैंड बताओ। आजकल ये बहुत चलता है, मतलब ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, 15-16 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, आज मैं अपनी कंपनी का पब्लिक इश्यू निकाल रहा हूं, मेरा शेयर है 10 रुपए का। बचपन में आपने पढ़ा ना, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, याद आया, इश्यू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट तो होता ही नहीं, खैर बंद कर दिया कंपनी से, लेकिन प्रीमियम पे तो होता है। अब मुझे लगता है कि यार मेरी कंपनी का शेयर है तो 10 रुपए का, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये 47 रुपए पर इश्यू होना, यानी मेरे शेयर की जो मार्केट वैल्यू है। अब देखो 10 रुपए तो मैं इसलिए क्योंकि मैंने जब कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी तब ऑथोराइज कैपिटल में मैंने 10 रुपए लिख दिया था, तो वो तो आप 10 रुपए रहेगा, वो नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट। नॉमिनल वैल्यू चेंज करने का मतलब है आप अपना पूरा एमओए वगैरह चेंज कराओ, बहुत लंबा चौड़ा काम, वो नहीं करते हम। अपना शेयर, मुझे लगता है कि मेरे शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 47 रुपए, राइट। तो मैं लोगों को शेयर इशू करूं 47 रुपए पर, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, प्रीमियम 37 रुपए। लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूं 47 रुपए, ये तो मैं बोल रहा हूं। मान लो मैंने 47 रुपए पर लोगों को ऑफर दिया, लोगों को लगा रहे महंगा है, थोड़ा मतलब गया। और भी क्या ना, हमारे इंडिया में माउथ पब्लिसिटी भयंकर होती है। इसने बोला अरे बेकार कंपनी, 40 रुपए में 37 रुपए प्रीमियम है, क्या कोई होता है क्या, को मना कर दिया। इसका थोड़ा मूड बन भी रहा था, इसने मना कर दिया ना, गया। ये गया तो अपने साथ में 4 और को लेकर जाएगा। अब मैं तो गया काम से। उल्टा भी होता है कई बार, मुझे लगा यार 47 तो बहुत महंगा, लोग पता नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, 35 में इशू करा, धमाधम बिक गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब मुझे दुख हो रहा है कि यार मैं तो 42 रुपए में भी निकालता, लोग 42 में भी ले लेते, फालतू 7 रुपया पर शेयर। कितने शेयर निकाले थे, 10 करोड़। 7 रुपया पर शेयर, 7 करोड़ का नुकसान करा लिया मैंने। अब ये भी मेरा ही नुकसान। तो मैंने सोचा कि लोगों को अपन एक ऑफर देते, ना मैं 35 बोलता हूं ना मैं 47 बोलता हूं, मैं एक प्राइस बैंड दे देता हूं, 37 से 47 रुपया, ये प्राइस बैंड। ये होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें मैं आपको मेरी कंपनी की पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि किस प्राइस पर शेयर इशू कर रहा हूं, क्या दे दूंगा, प्राइस बैंड। और अब मैंने आप लोगों को बोला कि आपको 37 में से 47 रुपए के बीच में जो भी प्राइस लगती है उस पर एप्लीकेशन लगा दो। जैसे निहारिका को 1000 शेयर लेने, निहारिका को लगता है यार 40 रुपए प्राइस ओके, तो आप 40 रुपए के हिसाब से मेरे को पैसे भेज दो, 40 इंटू 1000, 40,000 का आपने चेक बनाया और फॉर्म भरा, फॉर्म में लिख दिया मुझे 40 रुपए के हिसाब से। आगे मेरे पास एप्लीकेशन, आपका नाम क्या है, सूरज। सूरज को लगता है नहीं यार कंपनी बहुत अच्छी है, इसको 43 रुपए में चलेगा। इसने 1000 शेयर का एप्लीकेशन लगाया 43 रुपए के हिसाब से, किसी ने 37 पे लगाया, किसी ने 38 पे लगाया, किसी ने 45 पे लगाया। जो जो मैंने प्राइस दी थी ना, 37 से कितना बोला था, 37 से 43, 37 से 43 के बीच में लोगों ने अपनी अपनी प्राइस दी। अब मैं क्या करूंगा, सारी एप्लीकेशन को एनालाइज करूंगा, यार कौन सी प्राइस जिस पर लोगों ने सबसे ज्यादा एप्लीकेशन दी, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन 40 रुपए पर आई है, तो मैंने प्राइस फिक्स कर दी 40 रुपए, राइट। अब मैं वापस से आप सब लोगों को कम्युनिकेट करूंगा, हम 40 पे इशू कर, ठीक है। जिसको हाँ बोलना है हाँ बोल दो। अब मैं आपको फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं, 40 रुपए का प्राइस लिख के। ऐसा नहीं होता, बता रहा हूं उसका नुकसान, अभी 2 मिनट रुको, आप बताता हूं। अब मैंने फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करा, 40 रुपए। आपको जो सवाल है उसका आंसर भी 2 मिनट में आपको मिलेगा। अब लोगों को मैंने ऑफर दिया, बोले साहब 40 रुपए पे, जिसको हाँ कहना है हाँ कह दो, जिसको ना कहना है ना कह दो, राइट। कुछ लोगों ने ना कह दिया, तुम्हारा पैसा वापस लो, चाहे तुमने 38 दिया हो, चाहे 45 दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, वापस। जिन लोगों ने हाँ कहा उनको मैं शेयर इशू करूंगा। अगर किसी ने 40 दिया तो और नहीं चाहिए, कम दिया तो और दे दो, ज्यादा दे दिया तो हम वापस कर देंगे। 140 ही रहेगा। अभी किसी ने 42 पे लगाया तो उसको 42 पे थोड़ी देंगे, सबको एक ही रेट पे देंगे। तो किसी ने अगर 42 रुपए दिया, 2 रुपया वापस। किसी ने 38 रुपए दिया तो उससे 2 रुपया और मंगा लेंगे, राइट। हो गया इशू। अब सवाल आता है लोग ज्यादा देंगे ही क्यों। मान लो 10 करोड़ शेयर निकालने थे, एप्लीकेशन आ गई 26 करोड़ शेयर्स की, 26 करोड़, मुझे प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। चलो 26 में से 6 करोड़ एप्लीकेशन गई, क्योंकि उन लोगों को 40 रुपया पे नहीं चाहिए, पैसा वापस मंगा लिया, खत्म, बढ़िया हुआ। 20 करोड़ को 10 करोड़ शेयर देने, प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा, कुछ को छोड़ना भी पड़ेगा। किसको छोड़ूंगा, जिन्होंने पैसा कम लगाया था मेरी।
आप 40 पे लेने को तैयार हो वैसे, लेकिन मुझे तो हटाना है क्योंकि मेरे को 10 करोड़ ही देना है, तो मैं किसको हटाऊं? नीचे वालों को हटा। 35 लगे मेरे शेयर की, तूने 39 लगाया तो भी, जिसने 41 लगाया पहले उसको दूंगा। इसीलिए लोग ऐसा भी नहीं करते कम प्राइस थे, वो आपके लिए रिस्की, समझे? दिस इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड फाइनल प्रोस्पेक्टस। ठीक है, चलिए बस आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। अब आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, और भी प्रोस्पेक्टस होती है, जैसे मैं नाम लिख देता हूं प्रोस्पेक्टस के, फिर अपन कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। दूसरा प्रोस्पेक्टस क्या होता है? दूसरा होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये आप सबसे ज्यादा यही वाले मिलेंगे आपको पहले नंबर पे, 95% कर शेल्फ प्रोस्पेक्टस बहुत कम इश्यू होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसके अलावा होता है